नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो भी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसा हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बोला था कि हम जल्द ही एस्टेट के लिए कुछ स्पेशल करने वाले हैं कि जिससे एस्टेट में लाखों बच्चे रह जाते हैं, ठीक है, जो किसी न किसी कारण या कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्ट वहाँ काम करते हैं जिसकी वजह से वो अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। और सरकार जाती हुई या सरकार आती हुई नौकरियों की बाहर लेकर आती है। ये हमने अपने बूढ़े बुजुर्ग लोगों से सुना भी है कि कोई भी सरकार जाएगी या कोई सरकार आएगी तो वो आपके लिए नौकरी की बाहर लेकर आएगी। तो एक साइड सरकार जा रही है तो जाती हुई सरकार तो हमारे हाथ नहीं आएगी, लेकिन इतना है कि आती हुई सरकार हमारे हाथ आ सकती है अगर हम वक्त रहते एस्टेट क्वालिफाई कर लेते हैं। तो जैसा हमने नोटिफिकेशन देखा है, आज के न्यूज़पेपर में भी आई हुई है कि दिसंबर 2024 के अंदर एस्टेट होना है। उस एस्टेट के लिए हम 2017 से लेके 2023 तक के जो सीडीपी के क्वेश्चंस आते हैं उनको आज हम कवर करते हैं। मतलब कि धीरे धीरे मैं कवर करवाऊंगा, 2 दिन में मैं एक एग्ज़ाम को क्लियर करूंगा। अगर आपकी डिमांड रही कि मैथ्स के भी क्वेश्चन हमें करवाए जाएं तो मैं मैथ्स के क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा। पूरा पेपर सॉल्यूशन करवाया जाए तो मैं पूरा पेपर भी आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। वो आपकी डिमांड और आपके प्यार के ऊपर डिपेंड है मेरे बच्चे। चलिए जी, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बताओ जी, फर्स्ट क्वेश्चन का समांतर खेल क्या है। देखो, समांतर खेल क्या होता है कि एक ही समय में खेला गया खेल। एक ही समय में खेला गया खेल। अब एक ही समय में कोई खेल खेला जाता है तो वो क्या रहेगा, समांतर खेल रहेगा। और दूसरी चीज क्या होगी, उनके बीच में जो दूरी है, दूरी भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर मैं सीडीपी की लैंग्वेज में बात करूं तो निकटवर्ती होना चाहिए, नजदीक होना चाहिए। और इसके अलावा क्या हो रहा है, किसी प्रकार के व्यवहार से, किसी प्रकार के व्यवहार से एक दूसरे को प्रभावित ना करें, दूसरे को प्रभावित ना करे, वो समांतर खेल होगा। जैसा मैंने फर्स्ट पॉइंट के अंदर बोला गया कि एक ही समय में खेला गया खेल होना चाहिए, इसका मतलब एक ही समय में खेला हुआ खेल होगा। तो पहला क्या, समूह बनाकर तो एक ही समय में तो खेल सकते हैं, लेकिन कंडीशंस अप्लाई, दूरी कम होनी चाहिए। दूरी कम वाली दूसरी सिचुएशन आती है तो फर्स्ट तो हमारा ऑप्शन है वहाँ गलत हो जाता है। छोटे छोटे सहभागी होने चाहिए। एक ही समय में खेलेंगे, मान लो मैं 20 बंदों की टीम बना के खेल रहा हूँ, और तो 20 बंदों की टीम, छोटे छोटे सहभागी तो नहीं हो सकते। मतलब एक गेम है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पर्सन है तो वो सहभागियों की टीम हो सकती है, लेकिन छोटे छोटे वहाँ सहभागी नहीं हो सकते, या छोटे छोटे समूह नहीं हो सकते। 1 या 2 या 3 पर्सन का समूह नहीं हो सकता। रोल प्ले नहीं हो सकता। रोल प्ले का मतलब है कि जिससे वो किसी और को प्रभावित करे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि वो प्रभावित नहीं करेगा। अगर वो प्रभावित नहीं करेगा तो अलग अलग खेलना ही वहाँ पर वाजिब आंसर निकलता है। तो ये क्या रहेगा, इसका अलग अलग खेलना ही इसका एक अच्छा और सुचारू आंसर रहेगा। चलिए जी, क्वेश्चन सेकंड पर चलते हैं। मैं आपको 10 या 15 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। डेली हम धीरे धीरे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, विद्यालयों में सहपाठ्य उत्तर गतिविधियां क्यों आयोजित की जानी चाहिए। सहपाठ्य उत्तर गतिविधियां मतलब क्या है कि जैसे मैं एक्टिविटी की बात करूं, मैं साइंस का टीचर हूं तो मैं बात करूं कि एक्टिविटी की, मैं पूछ रहा हूं कि एक्टिविटी क्यों होनी चाहिए, ठीक है। ये संस्था को प्रसिद्धि में सहायक है। प्रसिद्धि का मतलब क्या है कि मतलब स्कूल का या कोई एकेडमी में आप पढ़ा रहे हो, वहाँ पर ये चीज़ें करवा रहे हो, तो इससे क्या होगी, आपकी एकेडमी का नाम होगा। लेकिन एकेडमी का नाम होगा, लेकिन
ये नहीं है कि यार ये सोसाइटी के ऊपर इफेक्ट डालेगी, क्योंकि जो राइट टू एजुकेशन आया था 2009 में, जो 2010 में इम्प्लीमेंट हुआ था, वहाँ पर एक बात बोली गई थी कि स्टूडेंट सेंटर में होना चाहिए, टीचर सेंटर्ड में ना हो। लेकिन एकेडमी वगैरह में वहाँ पर ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये होती है कि जो स्टूडेंट है वो सेंटर में ना होकर टीचर वहाँ पर सेंटर में आ जाता है। आपने देखा होगा कोई भी एक एकेडमी चल रही है आपके गांव में या आपके नज़दीकी छोटे शहर में, उसमें यही होता है कि जिसने वो एकेडमी शुरू कर ली वो वही है, वही उसके साथ वाले टीचर्स पढ़ा रहे हैं स्टार्टिंग से। मतलब अगर उसका फीडबैक गलत भी जा रहा है बच्चे का, बच्चा गलत भी बता रहा है उस टीचर के बारे में, तो वो पढ़ाए जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बच्चे के विकास के लिए हमें उसको चेंज करना चाहिए, नहीं। तो एक्टिविटी आपने क्लास 6 के अंदर देखा होगा, क्लास 6 के अंदर जो साइंस की बुक है वो एक्टिविटी से भरी हुई रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि जैसे ही वो क्लास 5 से क्लास 6 में आता है, जैसे ही वो क्लास 5 से 6 में एंट्री करता है, तो उसे ईवीएस सब्जेक्ट के 2 पार्ट मिलते हैं। ईवीएस सब्जेक्ट एक तो साइंस में बन जाता है और दूसरा मेरा बन जाता है एसएसटी में। ठीक है, तो समझने के लिए उसे साइंस थोड़ी सी टिपिकल लगती है। साइंस को टिपिकल से उसे आसान बनाने के लिए वहाँ पर क्या डाल दी जाती है? एक्टिविटी डाल दी जाती है। और एक्टिविटी करती क्या है? एक्टिविटी करती क्या है कि बच्चे का संपूर्ण विकास करती है, बच्चे का संपूर्ण विकास होने में मदद करती है। ठीक है, चाहे वो शारीरिक विकास हो सकता है, मानसिक हो सकता है, संवेगात्मक हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है वो विकास, मानसिक भी हो सकता है, संवेगात्मक भी हो सकता है। तो ये कुछ विकास है, इन विकास को होने में एक्टिविटी किसी भी बच्चे के लिए एक बहुउपयोगी मानी जाती है। ठीक है, आगे मैं बात करूं, ये शुल्क लेने में सुनियोजित ठहराने में सहायक है। मतलब कि आज के टाइम में ये जो थर्ड पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा बड़ा भागीदारी निभा रहा है। किसी भी प्राइवेट स्कूल के अंदर आप जाओगे तो प्राइवेट स्कूल में आप इस चीज़ को बखूबी देखोगे कि एक छोटी सी एक्टिविटी के नाम पर कोई भी प्राइवेट स्कूल है वो हज़ारों रुपए अपने बच्चों के पेरेंट्स से अदा कर लेता है। हज़ारों रुपए अपने बच्चे के पेरेंट्स से वो ले लेता है। तो आज के समय में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन साइकोलॉजी या जो स्कूल का टीचिंग सिस्टम है उसके अंदर इस चीज़ को सही नहीं ठहराया गया। उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण जो अध्ययन में रुचि नहीं रखते, अपने आप में ये भी सही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मैंने कहा कि वो विकास करती है, विकास में सहायता उत्पन्न है। ठीक है, साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर एक से ज़्यादा आपको आंसर मिलेंगे, लेकिन उनमें से कौन सा आंसर सही है वो आपको पहचानना होगा। जैसे इसका आंसर बी भी हो सकता था और डी भी हो सकता था, लेकिन बी ज़्यादा प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एक्टिव क्वेश्चन का आंसर निकलता है। तो इस वजह से जो एस्टेट का जो बोर्ड था, भिवानी बोर्ड था, उसने इसका आंसर बी माना था। अपने आप में एस्टेट के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा टफ माने जाते हैं, वो इसी वजह से माने जाते हैं। स्मृति के स्तर में शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक है। मतलब मैं सबसे पहले ये बात करूं कि जो स्मृति का स्तर है, स्मृति का स्तर, अब स्मृति का स्तर क्या है? जैसे संवेगात्मक विकास है, ये सारी चीज़ें हमें मिली थी। ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट के जरिए। तो जो स्मृति का स्तर है उसके बारे में मैं बात करूं तो ये किसके आधार पर वर्क करता है? ये करता तथ्यों और सूचनाओं के आधार पर। सूचनाओं के आधार पर कार्य करता है। चलिए जी, मान लिया। ठीक है, और क्या काम होता है? ठीक है, और क्या वर्क करता है? यह स्तर मैं लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इनकी थ्योरी अपने आप में बनी हुई है। मैंने खुद इनकी थ्योरी अलग अलग तरीके से गूगल या कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाकर उनके आधार पर मैंने बनाई है, या अलग अलग जो बोर्ड है जैसे सी टेट है, यूपी टेट है, उनके अंदर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस निकाल के मैंने
इन सभी क्वेश्चंस की थ्योरी बनाई है। मतलब ये काम क्या करता है, यह स्तर स्मरण करने और अभिज्ञान को सरल भाषा में परिभाषित करता है। सरल भाषा में परिभाषित करने का काम करता है। तो किसने ये थ्योरी दी थी, किस व्यक्ति ने ये थ्योरी दी थी, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये थ्योरी उस जमाने में किस व्यक्ति ने दी थी, जॉन एफ हर्बर्ट नाम का व्यक्ति था। उस व्यक्ति ने इसकी थ्योरी रिप्रेजेंट की थी सबके आगे। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है जी मेरे प्यारे बच्चे ए इसका आंसर आता है। ये थ्योरी वाले क्वेश्चंस आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी समझने या लिखने का कोई तरीका नहीं है। क्वेश्चंस याद करना है तो याद ही करना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई भी अनदर ऑप्शंस नहीं मिलेगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। मानसिक वृद्धि एवं विकास निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा नियंत्रित की जाती है। मानसिक वृद्धि और विकास, मानसिक वृद्धि और विकास के लिए जुलाई 2024 का जो पेपर था, जुलाई 2024 का जो पेपर हुआ था सीटेट का, मैं बात करता हूँ सीटेट के विषय में। जुलाई 2024 के जो सीटेट का जो एग्जाम था, उस एग्जाम में भी वृद्धि और विकास के विषय में क्वेश्चन से निकला था। तो मैं वृद्धि और विकास के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि विकास और वृद्धि दो अलग अलग पहलू है। विकास जन्म या मैं बात करूं भ्रूण से मृत्यु तक चलता है, ठीक है, मृत्यु तक चलता है। सबसे बड़ी चीज है ये क्वेश्चन अपने आप में निकलता है कि जो विकास है, विकास की क्या सीमा रेखा है या विकास किस एरिया में वर्क करता है। तो ये गर्भ अवस्था या भ्रूण से लेके हमारा विकास है वो मृत्यु तक चलता रहता है। इसके अलावा मैं वृद्धि की बात करूं तो वृद्धि की एक निश्चित आयु होती है। एक निश्चित आयु तक चलता है। एक निश्चित आयु तक की मैं बात करूं तो किसी व्यक्ति की जो ऊंचाई है वो 17 या 18 साल के बाद वो अपने आप में एक सही ढंग से हो जाती है, अभी इससे ज़्यादा उसकी ऊंचाई नहीं बढ़ सकती। किसी व्यक्ति का फेस स्ट्रक्चर्स है वो भी 18 से 20 साल के बच्चे के का जो फेस स्ट्रक्चर है वो पूर्ण रूप से वहाँ पर विकसित हो जाता है। उसके अलावा वो और किसी भी प्रकार से चेंज नहीं होगा। अगर वो चेंज हो सकता है तो वो किसके आधार पर होगा, जो इन्वायरमेंटल नेचर है उसके आधार पर हो सकता है। कि मान लो जैसे अब वो बात कर रहा हो यहाँ हरियाणा में रह के, उसके बाद में उसने साउथ साइड चला गया तो थोड़ा उसका कलर में फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। और अनुवांशिकता के बारे में मैं बात करूँ, अनुवांशिकता के बारे में आपने क्लास 9th के अंदर अच्छे से पढ़ा था साइंस के अंदर कि अनुवांशिकता क्या है। अनुवांशिकता आपके पेरेंट्स उन सारी चीज़ों पर निर्भर करेगी कि आपके पेरेंट्स के कैरेक्टर्स कैसे थे, आपके पेरेंट्स की बॉडी स्ट्रक्चर्स कैसी थी, उनके ऊपर। तो मानसिक जो वृद्धि है और विकास है वो दोनों की दोनों चीज़ें जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और जो हमारी अनुवांशिकता है, मतलब हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमें क्या चीज़ें मिली हैं, उन चीज़ों के ऊपर बखूबी निर्भर करता है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा मेरे बच्चे, बी इसका राइट आंसर निकलेगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे आपके, क्वेश्चंस में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा होगा। चलिए जी, अधिगम के नियम के तहत तत्परता का नियम है प्रतिपादित किया था। तत्परता का नियम किस व्यक्ति ने प्रतिपादित किया था। अधिगम मतलब लर्निंग, ठीक है। 4 अलग अलग व्यक्ति हैं, ठीक है। इन 4 व्यक्तियों में से किस व्यक्ति ने तत्परता का नियम किया था। अब इस तत्परता के नियम के ऊपर या तहत तत्परता का जो नियम है, तत्परता का नियम या तहत तत्परता का नियम क्या कहलाता है कि किसी बच्चे को
कम समय में अधिक ज्ञान का अनुभव कराना। अनुभव कराना, किसी बच्चे को कम समय के अंदर ज्ञान का अनुभव करवाना ही क्या कहलाता है, अपना तत्परता का नियम कहलाता है। इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल मैं मान के चलूँ कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपने कई बार देखा होगा कि कुछ ऑनलाइन फैक्टर्स के अंदर भी, मेरी जैसे जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं उनके अंदर भी क्या निकलता है कि एक क्विक रिवीजन बैच निकाल देते हैं कि हाँ आपको 20 दिन में आपका कंप्लीट सिलेबस रिवाइज करवा देंगे। तो वो एक तहत तत्परता है, मतलब कि एक कम समय के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज डिलीवर उस समय में वो करवा दी जाती है, और जिससे हम काफ़ी जल्दी सीख भी लेते हैं, काफ़ी जल्दी हम सीख भी लेते हैं, क्योंकि हमें एक रिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो रिवीजन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए एडवर्ड एल, ठीक है, नॉर्थ डाइक ने अपना एक नियम दिया था। उसी नियम को कहा गया था कि वो तत्परता का नियम है या तहत तत्परता का नियम है। बताइए जी, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका। निम्नलिखित में से कौन से नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? नैतिक मूल्यों के विकास में कौन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्वेश्चन निकलता है जी ये। अब इस क्वेश्चन से आपको काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स निकलते हैं, इस क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके निकलने की उम्मीद हो जाती है। ठीक है, देखते हैं जी वो कौन कौन से ज़्यादा क्वेश्चंस निकलते हैं। क्या आपका नैतिक विकास प्रार्थना सभा से भी होता है? क्या आपका नैतिक विकास प्रार्थना सभा से भी होता है? क्या सही जो सामाजिकरण है उससे भी होता है? क्या बुद्धि से भी आपका नैतिक विकास होता है, या फिर सारे के सारे विकल्प सही है? इससे पहले मैं आपको एक सिद्धांत करवा देता हूँ, कोहलबर्ग का सिद्धांत, क्योंकि अगर वो नहीं किया तो आपने नैतिकता का विकास का कुछ भी नहीं किया। ये थोड़े से नाम याद करने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चंस निकलते हैं। नैतिकता का सिद्धांत दिया था इन्होंने, अगर इंग्लिश मीडियम में भी करना हो तो मुझे बता देना, ठीक है, मैं इंग्लिश मीडियम में भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इसने नैतिकता के सिद्धांत की 6 अवस्था बताई थी, लेकिन इन्होंने 6 अवस्था जरूर बताई थी, लेकिन इसने 3-3 के 2-2 के पेयर में बताई थी, 3 गुना 2 बताई थी, मतलब 3 अवस्था थी। ठीक है, और उनकी तीनों की 2-2 उप अवस्था थी। एनसीईआरटी का डाटा ये बोलता है, कुछ प्राइवेट पब्लिशर की बुक इसके डाटा को 8 अवस्था में भी बताता है, हमें उनमें नहीं करना। जैसे जो पहली जो इसकी अवस्था थी, पहली अवस्था, उस अवस्था में बोला जाता है कि प्री कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल स्टेज। जैसे मैं बात करूं पूरी हिंदी में बात करूं तो पूर्व परंपरागत अवस्था, पूर्व परंपरागत, ठीक है। इसकी जो एज होती है वो होती है 4 से 10 साल तक की। इसकी जो एज मानी जाती है वो 4 से 10 साल की अवस्था तक मानी जाती है। इसकी जो एक्चुअल जो फैक्टर है वो 4 से ही शुरू होता है, इसका एक्चुअल फैक्टर। इसके अंदर 2 अलग अलग पार्ट बने हुए हैं, जो मैंने कहा था ना कि 3 अवस्था, हर एक की 2-2 सब अवस्था थी, ठीक है। तो इसी प्रकार जो इसकी पहली थी, डबल कर दिया मैंने, इसकी पहली जो अवस्था थी वो दंड एवं आज्ञा की अवस्था थी, दंड एवं आज्ञा की अवस्था थी। अगर मैं इसकी दूसरे की बात करूं तो अहंकार कार की अवस्था। दूसरी अगर मैं बात करूं तो इसकी जो अहंकार की अवस्था थी ये दूसरी अवस्था थी, ठीक है। मतलब कि 3 थी, 3 की हर एक की 2-2 सब, या मैं बात करूं उप अवस्था उसकी मानी जाती है। अब मैं बात कर रहा हूं दूसरी अवस्था की, ठीक है, कन्वेंशनल।
जिसे जिसे बोलते हैं परंपरागत परंपरागत अवस्था। ठीक है, इस परंपरागत अवस्था में क्या था, पहली तो थी प्रशंसा की, प्रशंसा हो रही है तो वो कौन सी अवस्था में आएगा, क्वेश्चन डायरेक्टली उठेगा, स्टेट हो चाहे सी टेट हो चाहे कोई और स्टेट का एग्जाम हो। ठीक है, इसके बाद में क्या था, सामाजिक अवस्था के प्रति सम्मान, सामाजिक अवस्था के प्रति कितना सम्मान वो बच्चा रखता है, ये मेरे पास कौन सी थी, दूसरी थी। अब तीसरी अवस्था की मैं बात करूं तो पोस्ट कन्वेंशनल, जिसे बोलते हैं पश्चात परंपरागत अवस्था, जिसकी एज क्या थी, 13+ ईयर की थी। दूसरे की मैंने एज नहीं लिखी, आई थिंक दूसरे की एज आप लिख दो, मैंने लिखी नहीं शायद। इसकी जो एज थी वो कितनी थी, 10 से 13 साल तक, 10 से 13 साल तक की एज थी। तो इसके अंदर दो कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे, कौन कौन से थे, मतलब 13 साल का बच्चा जब होता है तो वो समाज से जुड़ जाता है, तो सामाजिक समझौता की अवस्था, पंचायती करने लग जाता ना, ये वही अवस्था होती है, आपको समझ आ जाती है भी कौन गलत है कौन सही है, वो है। और दूसरी इसकी विवेक की अवस्था, मतलब ज़्यादा भावनाओं में नहीं बहते उस टाइम। ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो अपनी लाइब्रेरी के डेस्क के ऊपर भी, इसको आप चिपका सकते हो। तो क्वेश्चंस क्या है, प्रार्थना सभा भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रार्थना सभा के अंदर वो कहाँ सीखता है, यहाँ पर सीखता है प्रार्थना सभा के अंदर। जब वो 4 से 10 साल का बच्चा होगा उस टाइम वो प्रार्थना सभा के बारे में सीखेगा, सामाजिकरण के बारे में भी वो सीखेगा। जो तीसरी अवस्था थी, तीसरी अवस्था जो 13 साल के बाद में शुरू होती है, उसके अंदर समाज के विषय में भी वो सीखता है। बुद्धि का भी विवेक वो वहाँ पर उपयोग करता है। ठीक है, बुद्धि कितनी यूज़ करनी है उस सारी चीज़ों को वो विवेक यूज़ करता है। तो इसका जो राइट आंसर जो इसका निकलता है मेरे बच्चे, जो इसका एक्यूरेट जो आंसर इसका, ठीक है, निकलता है, वो आंसर क्या निकलता है, एक्यूरेट इसका आंसर है डी, इसका एक्यूरेट आंसर होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। किस बुद्धि विलेप स्तर का बालक सामान्य बुद्धि वाला होता है, बुद्धि विलेप को मैं बात करूं तो आईक्यू बोलते हैं। आईक्यू नाम से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं कि आईक्यू क्या होता है। आईक्यू के विषय में काफ़ी ज़्यादा आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी कि आईक्यू क्या क्या चीज़ें होगी या किस प्रकार होगी, एक जो सामान्य व्यक्ति है उसमें कितनी होगी, ठीक है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है उसमें कितनी होगी, जो मंद बुद्धि का बच्चा है उसमें कितनी होगी। ये टेबल बना लो, फॉर्मूला बाद में लिखूंगा। जो मंद बुद्धि का बच्चा है उसमें कितनी होगी, जो मंद बुद्धि का बच्चा है उसके अंदर 80 से लेके, ठीक है, 89 तक होती है। मंद बुद्धि वाले बच्चे में इतनी होती है। ठीक है, जो एवरेज है, सामान्य है, जो सामान्य स्तर का कोई भी बच्चा होगा, किसी भी प्रकार का जो एक सामान्य स्तर का कोई बच्चा अगर माना जाए तो उसमें कितनी होगी। ठीक है, सामान्य स्तर का जो बच्चा है उसमें कितनी मानी जाएगी। ठीक है, जैसे आप लिखो बुद्धि लिप्त, ठीक है, बुद्धि लिप्त जो बोला गया है, या एक पूरी की पूरी मैं टेबल आपको बनवा ही देता हूँ। ठीक है, इसको इरेज कर दो, आप पूरी पूरी टेबल में बनवा देता हूँ। ठीक है, ये कौन सी चीज़ें कहाँ आएगी। चलिए टेबल बना लीजिए, आप इसको अच्छे से ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे।
चलिए जी, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान करना। जैसे क्षीण बुद्धि बोलते हैं, जैसे क्षीण बुद्धि बोला जाता है, एक ये अपने आप में काफ़ी यूनिक से शब्द है, ठीक है। जो क्षीण बुद्धि बोलते हैं उसे बोलते हैं 70 से 79 तक होती है। निकलती कैसे है वो भी मैं इन चीज़ों को बताऊंगा कि ये निकलेगी कैसे या किस तरीके से ये निकलेगी। जो मंद बुद्धि है, कोई बच्चा मंद बुद्धि का बालक है, ठीक है, जो मंद बुद्धि है, मंद बुद्धि वाले की जो स्टेज होती है वो कितनी होती है, मैंने कहा था 80 से 89 तक क्या होती है, मंद बुद्धि की जो स्टेज होती है वो बोली जाती है, ठीक है। इसके बाद में बोला जाता है बुद्धि, विलुप्त बुद्धि। ये इसकी स्टेज कितनी होती है, जो विलुप्त बुद्धि जो आपके ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है 90 से 109 तक इसको बोला जाता है। जबकि इसके अलावा और मैं बात करूं कि इसके अलावा और कौन कौन सी हो सकती है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या होती है, अपर होती है इनसे, पूरी की पूरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के अंदर ऊपर होगी इससे। जो लंब बुद्धि है, ठीक है, उसके अंदर मेरे पास क्या आएगा, सी आएगा। आईक्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, आईक्यू किसी का भी जो आईक्यू निकालना है उसका फॉर्मूला क्या होगा, जो मेंटल एज है, मेंटल एज अपोन में उसकी जो रियल एज है, जो रियल एज इंटू 100, मेंटल एज अपोन में रियल एज इंटू 100 निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, हमारा आई क्यू निकालने का फॉर्मूला। क्योंकि आई क्यू निकालने का फॉर्मूला एग्जामिनर का एक फेवरेट क्वेश्चन होता है। आई क्यू का फॉर्मूला अगर आपने अच्छे से निकाल लिया तो आपका एक क्वेश्चन तो पक्का है, ठीक है मेरे भाई। बताओ जी, यहाँ तक क्लियर है क्या। आईक्यू का कॉन्सेप्ट किस व्यक्ति ने दिया था वो भी नोट कर लो, आईक्यू का कॉन्सेप्ट किस व्यक्ति ने दिया था। एल्फ्रेड नाम का एक व्यक्ति था, एल्फ्रेड बिनेट, एल्फ्रेड बिनेट नाम का एक व्यक्ति था। उस व्यक्ति ने आईक्यू का कॉन्सेप्ट उस समय में दिया था, आईक्यू का कॉन्सेप्ट उस समय में उसने दिया था। क्योंकि ये आईक्यू के कॉन्सेप्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर निकलता है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम देखोगे तो आईक्यू से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। आईक्यू से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा निकालते हैं कि किस प्रकार की बुद्धि होगी, या ये जो दे रखी है वो कौन से में आएगी। पूरी पूरी एक टेबल में डाल दूंगा आपके ग्रुप के अंदर, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। फिर भी किसी बच्चे कोई डाउट आता है तो आप मेरे नंबर के ऊपर मैसेज कर देना, मैं आपके डाउट का सॉल्यूशन भी कर दूंगा और जो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप उसके अंदर भी जोड़ दूंगा। विनम्र निवेदन है कि आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 के विषय में बात कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर बाल्यावस्था मानी जाती है, उत्तर बाल्यावस्था के लक्षण, उत्तर बाल्यावस्था के लक्षण कौन सी माने जाते हैं। उत्तर बाल्यावस्था की जो एज होती है वो होती है 9 साल से 12 साल का बच्चा उत्तर बाल्यावस्था का माना जाता है। मतलब कि मैं बात करूं, जो 4th से बच्चा शुरू होता है क्लास के अंदर, 4th से लेके लगभग 6th या 7th क्लास का जो बच्चा है वो मेरा क्या होगा, उत्तर बाल्यावस्था का होगा। तो उत्तर बाल्यावस्था के समय में कौन से लक्षण होगा। छठी, समय की संकल्पना, सामाजिक संकल्पना या वीर पूजा क्या रहेगी, बताइए थी। जो उत्तर बाल्यावस्था या इस साल का जो बच्चा होता है, जो समाज से काफ़ी ज़्यादा अपना संपर्क स्थापित कर लेता है, मैंने बताया था ना, संपर्क स्थापित कर लेगा। क्योंकि हमने जो कोहलबर्ग का सिद्धांत किया था उसके अंदर यही किया था। जो दूसरी स्टेज थी उस स्टेज के अंदर हमने किया था कि जो 10 से 12-13 साल का जो बच्चा, 10 से 13 साल का बच्चा वो धीरे धीरे समाज में जुड़ना शुरू हो जाता है और 13 साल का बच्चा पूर्ण रूप से समाज में जुड़ जाता है। आपने देखा होगा जो दूसरी स्टेज थी, दूसरी स्टेज की सेकंड जो सब स्टेज थी, उस स्टेज के अंदर समाजीकरण का वर्णन हमने सुना था, पढ़ा था। तो वही था कि ये सामाजिक संकल्पना उस समय में
करने लग जाता है, तो इस आधार पर इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा मेरे बच्चे, सी इसका राइट आंसर आएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। शिक्षार्थी की बात करूं, मैं विद्यार्थी की बात करूं, विद्यार्थी की अभिरुचि एवं अभिक्षमता के बारे में वेद एवं विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुंचने की विधि बताइए। मतलब कि कोई एक विद्यार्थी है या कोई शिक्षार्थी है, ठीक है, शिक्षार्थी की रुचि क्या रहेगी, उसकी अभिक्षमता क्या रहेगी, उसके विषय में जो सबसे बेस्ट है वो चीज़ हमें यहाँ पर पकड़नी है। ठीक है, क्या वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठ का मतलब है कि कोई एक चीज़ दे दी, उसके विषय में वो कोई भी क्वेश्चन कर रहा है तो वो मेरी क्या कहलाएगी, वस्तुनिष्ठ कहलाएगी। आंतरिक निरीक्षण कहलाएगी, प्रयोगात्मक विधि रहेगी, या फिर ऑल ऑफ दीज रहेगा। बताइए जी क्या रहेगा, क्या माना जाएगा या किस तरीके से रहेगा। अगर किसी बच्चे की अभिरुचि के विषय में पता करना है तो हम उसको एक टॉपिक देंगे। मेरे अच्छे से याद आ रहा है कि जब मैं 6th क्लास में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था तो हमें वो एक टॉपिक देते थे जो टेंस वगैरह करने के लिए, कि राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। टेंस करवा दिए थे उसने सारे। अब ये बोलता था राम स्कूल जाता है, इससे रिलेटेड सारे के सारे टेंस के अंदर इसको चेंज करो, उसकी सब स्टेजेस के अंदर भी इसको चेंज करो। मतलब कि एक ही टॉपिक दिया ना, तो वो हमें क्या दिया गया, एक वस्तुनिष्ठ दिया गया। एक वस्तुनिष्ठ के बारे में एक बता दिया, उसके बारे में खोजते रहो भी, निकालते रहो। मतलब 100 सेंटेंस बना लेते थे उसके विषय में, कौन सा सही होगा, किस तरीके से होगा, सारे के सारे सेंटेंस के विषय में पूरा का पूरा क्या टेंस दिमाग में घुमा देते थे। उस चीज़ को बोला जाता था वस्तुनिष्ठ प्रशिक्षण। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। हम आज बात करेंगे 9 क्वेश्चन तक। 10 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। कल 10 क्वेश्चन करेंगे और 10 के बाद कल 19 क्वेश्चन तक हम कर देंगे। 3 दिन में हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे कर रहे हैं काम, ठीक है। हो सकता है कल ज़्यादा क्वेश्चन करवा दें, धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि मेरी भी उम्मीद इतनी नहीं थी कि एक एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन हम इतनी लंबी चला देंगे, ठीक है। अदरवाइज मेरा उम्मीद था कि आज मैं 30 के 30 ही करवा दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, आगे के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। यह आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आप कमेंट सेशन में बताओगे मुझे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेशन में बताओगे। किसी प्रकार की और कोई समस्या होती है तो आप कमेंट कर सकते हो बच्चे, ठीक है। चैनल को शेयर कर सकते हो आप अपने सहभागियों तक, ठीक है। सब्सक्राइब करना आपका परम अधिकार बनता है, ठीक है। ये तो क्लियर है कि अगर आपका प्यार अच्छे से बना रहा, आपका परिवार, आपका प्यार अच्छे से अगर बना रहा, तो इतनी गारंटी तो मैं ले सकता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस आपके आगे उठाए हैं, इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हम पीआरटी के क्वेश्चंस भी करेंगे, पीआरटी के भी करेंगे, उसके बाद में हम टीजीटी के क्वेश्चंस भी करेंगे। दोनों चीज़ें हम करेंगे। टीजीटी साइंस तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, इसके अलावा जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है वो भी मैं करवाऊंगा। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना प्यार लौटाते हो वहाँ पर। मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह, इसी अपने खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। तब तक अपना बच्चे ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। हर रोजाना एवरी डे ये 9 PM पर आपके पास क्लास हाजिर हो जाएगी। हर रोजाना 9 बजे आपको इस क्लास की स्ट्रीमिंग मिल जाएगी। आप बेफिक्र होकर 9 बजे क्लास चैनल के ऊपर आइए, आपको चैनल के ऊपर 9 बजे क्लास अवेलेबल होगी, स्ट्रीमिंग मिलेगी आपको, आप आराम से वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। कमेंट कर सकते हो, कोई सुझाव है तो वो आप मुझे पर्सनल मेरे नंबर पर भी डाल सकते हो, और कमेंट सेशंस में भी आप वहाँ पर डाल सकते हो। ये मेरे पर्सनल नंबर है, ठीक है। इन नंबर पर आप संपर्क स्थापित कर सकते हो। थोड़ी कैमरे में प्रॉब्लम्स चल रही है, इस वजह से मैं कैमरे से क्लास नहीं ले रहा। जैसे ही कैमरे का इशू शॉर्ट आउट हो जाएगा, फिर हम अपने बोर्ड के ऊपर वापस आ जाएंगे। तब तक बोर्ड की स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ ही आपको काम चलाना पड़ेगा। मिलेंगे कल। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स टू ऑल।